all these are economic activity: production, rent, wages, interest, profit distribution, consumption, income, saving, investment, loss. If any things, if any economic activity is happening in any economy, then what you can say? You can say that it is the economics. अगर किसी देश में ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं और उन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी करने की क्रिया को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. ओके, व्हाट इज इकोनॉमी? What is economy? Economy is a place where the economics theory will be applied. Economy is a place where all the economics theory is applied. कह रहे हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इकोनॉमिक्स की थ्योरी अप्लाई की जाती है. अब कौन सी थ्योरी इकोनॉमिक्स की? अब ध्यान लगाओ, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, law of demand and supply, then inflation concept, concept of national income. कोई भी टॉपिक आप either macro or micro, you can take it and you will study in your books as a theory, but you will apply this theory in a economy, in a particular place. तो ये तो मैंने randomly ले लिया, लेकिन बहुत से सारे these are the randomly I have taken some theory and concept, and when you apply this theory concept in any particular area, like Indian economy, like France economy, like USA economy, like Switzerland economy, जापान, जर्मनी इकोनॉमी, तो जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो क्या कहलाएगा? कहाँ पे करेंगे? इकोनॉमी में. सपोज व्हाट कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? क्या कहता है? कहता है कि व्हेन द टीपी विल इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. भाई हमने तो ये सिद्धांत में ये पढ़ लिया, बट अप्लाई कहाँ पे करेंगे? यू हैव टू अप्लाई इन ए पार्टिकुलर इकोनॉमी. ओके, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस विल बी इंक्रीज, द डिमांड ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज. भाई हमने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया, बट हम उस चीज़ को कहाँ महसूस करेंगे? इन ए पार्टिकुलर इकोनॉमी में, या किसी देश में की अर्थव्यवस्था में हम इसको रियलाइज करेंगे.
आप खुद देखते हैं कि किसी भी चीज़ का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि व्हेन द प्रोडक्शन प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज, द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस will increase, supply when price will increase, supply of product will also increase। क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई? when the price of the product will increase, the supply of product in the market will also increase। ये देखिए, दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर व्यू। आप प्रोड्यूसर की व्यू की तरफ से देखेंगे, ना कि कंज्यूमर की व्यू की तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसी जो चीज़, सपोज मैं मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मार्कर का दाम अगर 10 से 20 रुपये हो जाता है, तो प्रोड्यूसर होने के नाते मेरे मन में ये लालच आएगा कि I will produce more and more marker. Then if I produce more and more marker, then the supply of marker will also increase in the market also. Okay? Inflation. Concept of inflation. Inflation, there are two reasons. First, cost push inflation, then second is demand push inflation। हम जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली, किसी भी वस्तु के दाम में लगातार वृद्धि होना इन्फ्लेशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन हुआ, तीसरे दिन फिर प्राइस नीचे आ गया और चौथे दिन फिर अप हो गया, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब ये है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूस बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। सो देयर आर 2 रीजन्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में 2 ही वजह से प्राइस बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और द सेकेंड वन इज डिमांड पुश इन्फ्लेशन। ये सारी चीजें हम थ्योरी में पढ़ेंगे, बट अप्लाई कैसे होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द इंक्रीज इन रेंट, labor prices, when the increase in rent, increase in wages, increase in interest, increase in entrepreneurship profit will increase the cost of production. So you can say that it is a cost push inflation। अगर किसी प्रोड्यूसर का रेंट बढ़ जाता है, उसके वर्कर ज़्यादा वेजेज की डिमांड करते हैं और वेज बढ़ जाता है और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रॉफिट है वो भी अपनी प्रॉफिट को बढ़ा देता है, इससे क्या हो गया कि कॉस्ट जो है, जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी एक प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड डिमांड पुश इन्फ्लेशन, when the increase in demand of any product more and more, the price of the product will also increase। अगर किसी प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीज होता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ें हम फील करेंगे, रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे किसी इकोनॉमी में, जब हम करते हो या उस इकोनॉमी में रहते हैं या महसूस करते हैं। तो यही अंतर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का। इन द इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी द थ्योरी एंड इन द इकोनॉमी वी विल अप्लाई द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर इकोनॉमी। ओके, दीज आर द बेसिक डिफरेंस।
third question is, what is colonialism? What is colonialism? What is colonialism? colonialism क्या होता है? It is a relationship. It is a relationship between two countries in the context of political and social relation, in which one country is ruler and another country is ruled by ruler. What is colonialism? What is colonialism? Colonialism is the relationship between two countries in the context of social and political relationship, in which one country is ruler and another country is ruled by ruler. ये दो देशों का एक संबंध होता है, चाहे वो सोशली हो चाहे वो पॉलिटिकली हो. उसमें से एक देश जो होता है वो दूसरे देश पे राज करता है, और जो दूसरा देश होता है वह दूसरे उस देश से शासित होता है. मतलब सपोज दैट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन, बोथ आर कॉलोनीज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. उसमें से हमारे जो रूलर कौन था? ब्रिटेन. और रूल्ड बाय रूलर कौन था? इंडिया. तो क्या होता है कि कॉलोनिज्म में दो देश का संबंध का अध्ययन होता है, जिसमें एक देश होता है शासन करता है, दूसरा शासित होता है. ओके, इन विच वन कंट्री इज रूलर एंड अनदर कंट्री इज रूल्ड बाय रूलर. ओके, दूसरा कंट्री शासित होता है, मीन्स कि someone is ruled, means who will rule? Ruler. India was ruled country, not ruler. Who is ruler country? Britain. Who is ruled country? Which is ruled country? India. What are the some features of colonialism? कैसे हम जानेंगे कि ये colonialism है? हम कैसे ये जानेंगे कि ये दो देशों के संबंधों के बीच में ये colonialism है? How can you recognize that the relationship between two countries are colonialism? हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? There are some features. There are 4 features that are helpful to recognize the relationship between two countries as a colonialism. So what are the 4 relations? What are the 4 features? Features of colonialism. We have studied about what is colonialism. You know that it is the relationship between the two countries, either socially or politically, in which one country is ruler and another country is ruled by ruler. Okay. So how can you recognize that the relationship of two countries are colonialism? कैसे हम जानेंगे? तो there are 4 features you can recognize. अगर चारों फीचर में से अगर कोई एक फीचर
उन दो देशों के बीच में अगर हम पाते हैं तो हम ये कहेंगे कि बोथ कंट्री आर कॉलोनीज। ओके, पहला क्या है, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड्स। अगर दो देशों के बीच में से एक देश अगर दूसरे देश का जो है रॉ मटेरियल यूज करता है और फूड के लिए भी उसका रॉ मटेरियल यूज करता है, दैट वी कैन से दैट कि बोथ कंट्री आर इन रिलेशनशिप ऑफ कॉलोनीज। ओके, सेकेंड फीचर इज मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। when the any one country out of two country will use the raw material, so what they will do of raw material, वो raw material का क्या करेंगे, they will make the goods, they will make the goods, और जब वो गुड्स बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी तैयार करेंगे। जैसे ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सारे रॉ मटेरियल, चाहे वो कपास हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो शुगर केन हो, वो सारे के सारे कहाँ से जाते थे, इंडिया से, और वहाँ से फाइनल गुड्स बन के आते थे भारत में बेचने के लिए। तो ऐसे देश की अगर किसी दो देशों के बीच में अगर ऐसा संबंध होता है तो वी विल से दैट व्हाट, कॉलोनिज्म बिटवीन टू कंट्री, विच टू कंट्री, इंडिया एंड ब्रिटेन। तो जब वो रॉ मटेरियल का यूज करके दे विल मेक द इंडस्ट्रियल गुड्स, देन दे हैव टू सर्च ऑल्सो द मार्केट वेयर दे कैन सेल द गुड्स, और उसमें से एक कंट्री रॉ मटेरियल का यूज करके इंडस्ट्रियल गुड्स बनाता है तो दूसरा विल वर्क एज ए मार्केट टू सेल द गुड्स, दूसरा देश मार्केट के रूप में काम करेगा उस गुड्स को बेचने के लिए। तो थर्ड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। अगर किसी देश में एक दो देशों का बीच अगर ऐसा संबंध होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से फॉरेन कैपिटल लगाता है और उसको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं बिना किसी सोच के। अगर हमें कोई देश, सपोज ब्रिटेन है, हमारे कंट्री में अगर वो राज कर रहा है तो सपोज वो यूएसए से फॉरेन कैपिटल मंगा रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों से इन्वेस्टर बुला रहा है, तो इन्वेस्टर को बुलाएगा तो दे विल गिव द ए लॉट ऑफ प्रिविलेज टू द इन्वेस्टर, बहुत सारी छुट्टियां और सुविधाएं दी जाएंगी उसको, किसको, यूएसए के इन्वेस्टर को, ताकि वो इन्वेस्ट करे इंडिया में, और वॉट एवर प्रॉफिट विल बी गेन बाय द इन्वेस्टर्स इन इंडिया दे विल पे द ब्रिटेन नॉट टू इंडिया, और वह जो भी प्रॉफिट यूएसए के इन्वेस्टर्स को प्राप्त होगा वो पैसा इंडिया को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, ब्रिटेन को मिलेगा। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो भी हम बोलेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन इज कॉलोनीज। एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, हियर इज द वेरी क्लियर कि अगर किसी दो देशों के संबंध में एक देश अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन करता है, चाहे वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन हो, दोनों, और उस देश की दूसरे देश के धन का भी मिसयूज करके उसको लेता है, तो भी क्या होगा, उस देश के संबंध को क्या बोलेंगे, कॉलोनीज बिटवीन टू कंट्री। हियर इज एक्सप्लॉयटेशन मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी चीज का एक्सप्लॉयटेशन करके अपने, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ही होता है कि हम दूसरे का शोषण करके अपना लाभ करें। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसा रिलेशनशिप है किसी दो देशों के बीच में, दैट वी कैन से दैट कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्री आर कॉलोनीज। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज likes and subscribe my channel and as well as share it also, and if anyone want to give the feedback regarding this you can give me and I will wait you. Thank you so much.